उसे समिया रहीम का काम देखने में मज़ा आता था, बल्कि यूं कहना चाहिए कि समिया रहीम को काम करते देखकर उसे एक अजीब से लुत्फ का एहसास होता था। वो पिछले 5 साल से इस पेपट वर्कशॉप है, पतली घर से वाबस्ता था और इसके सामने कई लोग यहाँ काम करके या सीख कर जा चुके थे। कई ऐसे भी थे जो उससे पहले या उसके साथ ही यहाँ आए थे और ताहाल काम कर रहे थे, मगर ये इत्तेफाक की बात थी कि समीहा रहीम से पहले उसने किसी के काम में इतनी दिलचस्पी नहीं ली थी। समीहा रहीम को काम करते देखकर एहसास होता था जैसे उसके हाथ बने ही इस काम के लिए थे। वो स्ट्रिंग, रैड और बेंड सभी कसम की कठपुतलियां बनाती थी और इस मशाकी से बनाती थी कि देखने वाले को उनकी बनावट में कभी कोई झोल नजर नहीं आता था। उसे सिर्फ एक बार कहानी की थीम और किरदार की तफसील बताने की जरूरत पड़ती थी और बाकी का काम वो खुद करती थी। समीहा रहीम के काम में दिलचस्पी की वजह ये भी थी कि उसने किसी आर्ट कॉलेज, एकेडमी या अदारे से तरबियत नहीं ली थी। उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री थी और वो भी आम से मज़ामीन के साथ, जबकि इसी वर्कशॉप में काम करने वाले कई और लोग नामौर इदारों से आला डिग्रियां और इस्नाद लेकर आए हुए थी। खुद साद के पास आर्ट एंड क्राफ्ट्स के कई टर्बिटी कोर्सेज की इस्नाद थी, जिनमें से कुछ उसने बैरून मलिक इदारों से हासिल की थी, मगर एक आम और सादा तालीम के साथ आने वाली ये लड़की सब पर सबकत ले गई थी। मैं ज़रूरतमंदों की कैटेगरी में आती हूँ। एक दिन समीहा ने उसे बताया था, नौशेरवां एक नेक दिल इंसान है जो काम की तलाश में आने वालों को कैटेगराइज करते हैं। सीखने वाले, तजर्बा हासिल करने वाले और माहिर चौथी कैटेगरी ज़रूरतमंदों की है। मैंने जब अप्लाई किया तो मेरे तारुफ पर ज़रूरतमंद का टेक लगाकर HR के पास भजवाया गया था। इसने सादा से अंदाज में बताया था। खैरियत? साद ने चौंके बगैर कहा। ज़रूरतमंदी कैसी? रोजी रोटी के मसाइल और क्या? वो बेनियाजी से बोली। मैंने नौशेरवां से कहा, मेरे पास ना आला डिग्री है ना ऊंचे अल्फाज। मेरा तालीमी पस मंजर भी आम सा है। मैं कोई ज्यादा अच्छी तालबा नहीं रही कभी भी, अगरचा मुझे आउटस्टैंडिंग कहलाने का शौक था, मगर मेरे इम्तिहान की रिपोर्ट्स पर हमेशा एवरेज ही लिखा हुआ मिलता था। मैंने उन्हें ये भी बताया कि मैंने किसी आर्ट एंड क्राफ्ट के अदारे की शक्ल भी नहीं देखी। मैंने उससे पहले कहीं काम भी नहीं किया। मैं आपको कोई प्रोफेशनल अप्रोच भी नज़र नहीं आएगी, मगर मुझे ये काम आता है। आप मुझे चंद रोज़ आजमा कर देख लें। अगर काम ठीक हुआ तो ठीक है, वरना खुदा हाफिज कह दीजिएगा। फिर साद के लहजे में लम्हा भर को तजस्सुस भरा। फिर पता नहीं क्यों और कैसे नौशेरवां के दिल में रहम के जज्बात अमडे और उन्होंने पूछा, मुतवक्का तनख्वाह क्या है तुम्हारी? मैंने कहा, शुरू में तो भले आने जाने का किराया दे दीजिएगा। वो है बोले, नहीं, हम इतने भी बड़े नहीं। उन्होंने मेरी गलतियों से भरपूर CV पर ज़रूरतमंद का टेक लगाया और हमीद साहब के पास भेज दिया। तुम्हें दुख नहीं हुआ? ज़रूरतमंद के अल्फाज देखकर साद ने दानिस्ता पूछा। दुख कैसा? वह ऑन के नीले गोले के धागे को अंगली पर लपेटते हुए बोली। मैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ ज्योतियां चटखाने के बाद यूं नहीं अधर आंख ली थी। मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान हुई जो नौशेरवां मुझे बीरोनी दरवाजे पर मिल गए, वरना मेरी अंतक रसाई कहाँ मुमकिन थी। उसके लहजे से कनात और शुक्रगुजारी टपक रही थी। उन्होंने वहीं खड़े खड़े तुम्हारी बात सुन ली। साद को उसकी दास्तान सुनने में मजा आने लगा था। लो, मैं बता रही हूँ ना, अल्लाह मुझ पर मेहरबान था। असरो उसने अंगली पर लपटे ऊन को गोल नाक की शक्ल देते हुए कहावर, अगर अल्लाह मेहरबान है तो वो मुझे भी अपनी तरफ माइल करेगा। ना होता तो तुम कहाँ होते? आज साद ने मजाक से उसकी तरफ देखा। मैं जिस इलाके में रहती हूँ वहाँ, उसने ऊन के बल दिए लंबे धागों को खींची से कट लगाना शुरू करते हुए कहा, वहाँ ज्यादातर लोग फुटबॉल सीखकर रोजी कमाते हैं।
वहाँ कूड़ा करकट के ढेरों पर तुम्हें फुटबॉल सेने के धागों और चमड़े के छोटे टुकड़ों के अनबार नजर आएंगे। मैं उनको जमा कर रही होती, अरे वाह, साथ को हैरत हुई। इन चीजों को जमा करके तुम क्या करते? इन्हीं चीजों को जमा करके तो हम अब तक रिज़्क कमाते आए। ये देखते हैं, समीहा ने पुरसुकून लहजे में कहा। इन्हीं से तो हमारे हाथों में हुनर उतरा है। इन्हीं ही पर मशक कर करके तो हमने धागों, कितरनों और ओन के टुकड़ों को शक्ल देना सीखी है। हम साद ने उसके सारे जमले में से सवाल करने के लिए उसी लफ्ज को चुना। हाँ, हम वो, आहिस्ता आवाज में बोली में, और मेरी अम्मा। पीठ की भोक इंसान को बुराई पर भी मजबूर कर सकती है, और जिसको उस पर मजबूर नहीं कर सकती वो खुद किसी पर भी माइल हो सकता है। टीवी के किसी चैनल पर होने वाले मजाकरे का कोई शरीक कह रहा था, बुराई की तरफ माइल हो या खुद किसी की तरफ रास्ते तो गुनाह के हैं। खशखशी दाढ़ी वाले एक मौलाना ने फौरी फतवी सादर किया, मगर सोचने की बात तो ये है कि वो अवामिल क्या हैं जो आम इंसान को बुराई या खुद किसी की तरफ माइल कर रहे हैं। मजाकरे, मबाहसे, गुफ्तगू सब इस एक निक्ते पर होना चाहिए, जनाब। अपने अपने परासाइश ड्राइंग रूम्स, इन यकबस्ता मुबाहसा रूम्स में बैठकर जो बात की जाती है नकली होती है, गैर हकीकी होती है। इन लोगों की जिंदगियों का करीब से मुशाहिदा, उनके दुखों को महसूस करने वाला दिल, उनके हकूक की पामाली के खिलाफ इंदर से उठाई जाने वाली आवाज, इन सब का फुकदान है हमारे यहाँ। जब ही तो गरीब के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, माशरे में बेइंसाफी, जुल्म व सतमाशी, नाहमवारी, बराई, खुदकुशियाँ, कोई तीसरा शरीक एक एक लफ्ज चबा चबा कर अदा कर रहा था, इन सब अवामिल पर जिनकी आप साहबान ने निशानदही की है हम तफसीली बात करेंगे, मगर अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैंडसेट और टाई पहने मदरसी शक्ल के मेजबान ने अपने मेहमान की बात काटते हुए कहा, बंद करा से। अम्मा ने समीहा के हाथ से टीवी का रिमोट कंट्रोल पकड़कर ऑफ का बटन दबा दिया। मैं सब जानती हूँ, इन कमीनों को ये यहाँ प्रास कसम की गुफ्तगू करने के भी पैसे लेते हैं। कम बख्त शरफा कहलाते हैं और शहरत भी कमा लेते हैं। माँ, समीहा ने अम्मा को गौर से देखा। उसने बालों में मेहंदी लगाई हुई थी, हाथ में मूछना जिससे भनुओं के बाल अखेड़े जा रहे थे, होंठों पर मसी के आसार नजर आ रहे थे, कानों की लों पर कई किस्म के छोटे बड़े टापिस सजे थे, हाथों पैरों के नाखनों पर मेहंदी का गाढ़ा सरख रंग चढ़ा हुआ था। लाजोंती नौटंकी इसके जहन से दो लफ्ज टकराए, हमारे माँ बाप हमें अल्लाह की तरफ से किस्मत से मिलते हैं, वो जैसे होते हैं। इनके वैसे होने या उनको बदल लेने पर हमारा अख्तियार नहीं होता। हमें उन्हें वैसे ही कबूल करना पड़ता है जैसे वो हमें मिलते हैं। उसको कभी के पढ़े अल्फाज याद आए। नौटंकी की शहजादी लाजुंती। वो अपनी माँ के उस तारफ से बचपन से वाकिफ थी। पहले वो सोचा करती थी कि वक्त के साथ इंसानों के मजाजों में तब्दीलियां आ जाती हैं। उसे अम्मा के उस तारफ पर कभी भी दिल में पसंदीदगी के जज्बात अमंडते महसूस नहीं हुए थे। न ही अम्मा का हलिया उसे कभी पसंद आया था, मगर वो हमेशा वक्त और उम्र के साथ मिजाज में दर आने वाली तब्दीली की भी मुंतजर रही थी। इसका बचपन गुजरा, लड़कपन आया और फिर नौजवानी के बाद वह जवानी की चौखट पर भी आन खड़ी हुई, मगर उमा का हलिया और इंदाज वही का वही रहा। न बढ़ती उम्र उसे बदल पाई, न गुजरता वक्त रत्ती भर तब्दीली ला सका। नौटंकी की शहजादी लाजौंती सदाबहार और जवान रहने के शौक में बदमजाकी का एक चलता फिरता नमूना नजर आने लगी थी। उसने अम्मा के बड़े बड़े फूलों वाले सरख लान के सोट पर नजर दौड़ाई और फिर उसकी नजर उसके पैरों पर पड़ी, जो सस्ती प्लास्टिक की
सरख चप्पलों में मकीद थे। अरे मैं किया उमा की शख्सियत का शदीद रद्दामल हूँ। उसने दीवार पर लगे आईने में खुद को देखा। कभी कभी मुझे अपना आप माँ की उम्र का और माँ का वजूद अपनी उम्र का सा लगता है। मैंने इस दुनिया में उम्र गुजारी है पुत्र जी। अब अम्मा चने चाट की प्लेट पर हाथ साफ करते कह रही थी। समीहा ने चौंक कर अपना ध्यान उसकी तरफ किया। मैं इस वक्त से फील्ड में हूँ जब ये रंग बिरंगे नाम नहीं होते थे। परफॉर्मिंग आर्ट, संजीदा थिएटर, लेजर थिएटर, पतली वर्कशॉप, सौती आर्ट, बसरी आर्ट, आए हटाओ कमबख्त। इसने हाथ से प्लेट पर भंगती मक्खियों को हटाते हुए कहा। सारे फन गदमड थे खलीफा बशीर की नौटंकी में किया किया नहीं पेश किया गया। आए हाय हाय। इसने आंखें मूंद कर कुछ याद किया और मजा लेते हुए कहा। लाहौर शहर है कि बड़े बड़े फनकार भी मशक की खातिर खलीफे के पास आते थे। ये जो अब सीखते हैं बड़े बड़े कॉलेजों और एकेडमियों में इस वक्त खलीफा सिखाता था लोगों को। ये जिसे कहते हैं चेहरे के तासरात और आवाज का उतार चढ़ाव और टाइमिंग, ये सब सिखाता थे। खलीफा हंट्री कब देनी है, एग्जिट कब करना है। बड़ी सख्ती होती थी। एक लम्हे का हिसाब रख कर काम कराता था। और जो चढ़ गया गुस्सा खलीफे को तो तेरी खैर नहीं। इसने कहकहा लगाकर जानों पर हाथ मरामझे कहता था। ले पित्र लाजौनती तो हो गई है परफेक्ट मेरी सोटियां खा खा कर। पर उन सूरों का क्या करूं जो ना सीखते हैं न मार्ग का असर लेते हैं। और इन टेलीविजन वालों को देखो, इनको ले लेते हैं हाथों हाथ ये सुनकर कि खलीफे बशीर के शगरदर शागिर्द हैं। कसम अल्लाह पाक की, जब इनकी आवाजों के झोल सुनता हूँ और शक्लों के चब देखता हूँ आर्ट वाले ड्रामे में, तो बस नहीं चलता कि किस किस के चपेड़े मारूं 10 गिनूं। एक भी नहसमाया ये गुफ्तगू कई सालों से सुनती आ रही थी। जिन लोगों के बारे में अम्मा बताती थी कि बशीर के शागिर्द रह चुके थे और जिनको रख रख के चपीड़े मारने को उसका दिल चाहता था। अब मलिक के नामोर सीनियर आर्टिस्ट थे। पहले जब बहुत से प्रोडक्शन हाउसेस नहीं खुले थे और इतने ज्यादा चैनल्स भी नहीं थे, पीटीवी के हर दूसरे ड्रामे में वो नजर आते थे। और अब जब चैनल्स और ड्रामों की भरमार थी, हर चैनल पर वो ही चेहरे सजे रहते थे। और यहाँ जो खलीफे की सोटियां खा खा कर परफेक्ट हो चुकी थी, उसका वक्त सस्ते थिएटर ड्रामों, मेलों ठेलों में लगने वाली नौटंकियों और सर्कस में होने वाले फजूल रक्सों में गुजरता था। वो इतनी परफेक्ट थी कि मामूली साइड रोल्स पर भी समझौते कर लेती थी और बड़े शौक से उन्हें अदा भी कर लेती थी। और जो शाहनूर स्टूडियोज के कस्से सुनाते नहीं थकती थी। समैया ने कभी नहीं देखा था कि इन स्टूडियोज के करीब भी कोई उसे भटकने देता। मेरी माँ परछाइयों की दुनिया में रहती है। अब वो उस नतीजा पर पहुंच गई थी पहले जो उसकी ख्वाहिशात थीं। अब वो परछाइयां बन गई हैं और वो उनमें रहती, खुश होती और मज़े लेती है। उसे उससे बाहर निकलना उसके साथ ज्यादती होगी। जब भी इन सारे कामों से अम्मा को फुर्सत मिलती तो वो महले से बाहर खुले मैदान के कुचरे के ढेर से चमड़े के छोटे टुकड़े धागे और कपड़े की धज्जियां चुनती रहती। इन चीजों को घर ले जाकर तरतीब से रख्तियान पर भी जमी मिट्टी झाड़ती और फिर अपने हाथों के हिनर से इनको नई शक्लें देने में मसरूफ हो जाती। ये वो वाहद मुशगला था जिसमें समाया ने हमेशा दिलचस्पी ली। पहले पहल अम्मा इन चीज़ों से खेलने के लिए गड़िया बना कर दिया करती थी। फिर उन मामूली और बेकार चीज़ों ने कुछ और शक्लों का रूप धारना शुरू कर दिया। बतख, दूल्हा, बुला, छोटी सी लड़की, बढ़िया, बाबा, चढ़िया। समाया की दिलचस्पी और भर गैया बोलते नहीं हैं। अम्मा वो शौक से पूछती, बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोलते। अम्मा ने उन चीज़ों को दस्तानों की शक्ल में बनाना शुरू कर दिया। फिर हाथ पर चढ़ाकर वो मुख्तलिफ आवाज़ें निकालकर इन बेजान दस्तानों में आवाज़ डालती। ये खेल समाया का पसंदीदा खेल बन गया। इसका मोड अच्छा होता
तो वो उन शक्लों को पतली डोरियों या तारों से जोड़ देती, जिनको हिलाने से ये खुदोखाल हरकत में आ जाते और एक नया तमाशा शुरू हो जाता। समाया की खुशी की कोई अंतहा न रहती। खलीफा बशीर की होनहार शागिर्द ने इस काम में बालाखिर महारत हासिल कर ली थी, जो खलीफा बशीर ने उसे भी सिखाया ही नहीं था। शहजादी और मेंढक क्या कहानी है यार, मगर उसको पुतली कहानी में तब्दील करना जरा टेढ़ा काम है। साद ने समीहा को बताया था। क्यों? समीहा ने सवालिया नजरों से उसे देखा। समीहा की समझ में नहीं आएगी ये बात। एंजीला इब्राहिम ने इस गुफ्तगू में शामिल होते हुए कहा था। एंजीला वर्कशॉप की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी आर्टिस्ट थी। मिमिसिंग, नुकाली और डायलॉग डिलीवरी में उसे कमाल हासिल था। समीहा देसी कहानियों के देसी किरदार बनाने के अलावा कोई और काम नहीं जानती। अंजीला का समीहा के साथ रवैया ऐसा ही होता था जैसा तरक्की याफ्ता मुल्कों का गैर तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ। कहानी क्या है? समीहा ने अंजीला की बात पर तोजा दिए बगैर करीब खड़े सफियान से पूछा था। लेजेंडरी फेरी टील। सफियान ने इसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। तुमने कभी पढ़ी हैं परियों की कहानियां समीहा? इसके चेहरे पर ऐसा तमसखराना तासर था जैसे उसको यकीन हो कि समीहा ने कभी भी परियों की कहानियां नहीं पढ़ी होंगी। परियों की कहानियां? समीहा ने जेर लब दोहराया। पढ़ी नहीं है मगर परियां देखी हैं। वाओ, जबरदस्त। सफियान और अंजीला के मन्ना से एक साथ हंसी छोटी खां, चौंगी और सुधो के अर्द गिर्द या फिर बागबान पूरा की फजाओं में क्या मतलब? समीहा ने उनकी तरफ देखा। उसके अंदाज में मासूमियत थी। यकीना उनकी बात इसकी समझ में नहीं आई थी। कींची स्टॉप पर या फिर पकी ठिट्टी की हवाओं में अड़ती प्रिया? सफियान ने गर्दन और दबाकर बाजों दाएं बाएं फैलाते हुए कहा। मैं समझी नहीं। समिया ने सर हिलाया। किसी ऐसे ही इलाकों में परियां नहीं जहाज अक्सर नजर आते हैंसफियान ने है तमस्खर उड़ाने के से अंदाज में अंजीला को बताया। जहाज योनो, उसने नशाबाजों के से अंदाज में आंखें चढ़ाकर लड़खड़ाते हुए बताया। क्या इलाके होंगे? ये भी अंजीला ने इंतहाई हकारत से कहा और झरझरी लेकर हाल के दूसरे कोने की तरफ चली गई। समीहा ने एक नजर हाल में मौजूद सब लोगों पर डाली, जिनमें से ज्यादा तो जेर लब मुस्कुरा रहे थे और फिर नजरें झुका लें। मैं इस सबके लिए माजरत हुआ हूँ। इस रोज लंच ब्रेक में साद ने समीहा की टेबल पर बैठते हुए कहा। तुम क्यों? उसने अपना लंच पैकेज बैग से निकालकर मेज पर रखते हुए जवाब दिया। तुमने तो कुछ नहीं कहा। थास ने लंच पैकेज का ढक्कन खोला। डब्बे के ऊपर वाले हिस्से में आलू का कोई खुश्क सालन था। मगर ये गलत है, बहुत गलत। इन लोगों के दिमाग खराब हैं। साद की खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो है इन्हें ये माजरत क्यों कर रहा था। होने दो, क्या फर्क पड़ता है? समीहा ने डिब्बे का नीचे वाला हिस्सा खोलते हुए कहा, जिसमें ठंडी सोखी हुई 2 रोटियां रखी थीं। साथ को उसका सालन देखकर ख्याल हुआ, आया वह सब लंच ब्रेक में सबवे या पिज्जा हट जाने के हादी थे। जा नहीं सकते थे तो खाना डिलीवर करवा लेते थे। और ऐसे में बहुत सूखा बच्चा हुआ यहाँ के गेट कीपर, चिरासी और सफाई करने वालों के पीठ में जाता था। सब अच्छा और खूब खाते थे। ऐसे में समीहा का ये घरेलू सा लंच बॉक्स और आजसाना खाना बहुत मुख्तलिफ लग रहा था। इस पर कौन सा मुहावरा फट बैठता है? उसने याद है करने की नाकाम कोशिश की मगर उसे याद नहीं आया। खाओगे? समैया ने किसी हचकचाहट के बगैर उसे दावत दी। साद ने एक नजर आलू के सालन पर डाली, जिस पर ठंडा हो जाने की वजह से घी की हल्की सी तह जम गई थी और वो ठंडी रोटियां जिन पर काली चतियां थीं। शुक्रिया, प्लीज तुम खाओ। इसका जिस्म व ज़हन झरझरी खाने ही लगा था मगर उसने खुद को काबू में कर लिया। अच्छा, उसने सादगी से कहा और ठंडी रोटी के छोटे लकमे तोड़कर सालन से लगाकर खाने लगी। मैं तुम्हें द प्रिंसेस एंड फ्रॉग, शहजादी और मेंढक की कहानी सुनाना चाह रहा था। साद सुबह वाले वाकये की तलाफी करना चाह रहा था। हाँ सनाओ, उसने बदस्तूर खाने की तरफ ध्यान रखते हुए कहा। वह उसे कहानी की छोटी से
छोटी तफसील भी सुनाता रहा और वो खाने में मसरूफ सुनती रही। इसकी कहानी समीहा के खाने के साथ खत्म हुई। दोनों रोटियां खाने के बाद उसने मेज पर धरे टिश्यू पेपर्स के डिब्बे से एक टिश्यू पेपर निकालकर हाथ साफ किए और दूसरे से आंखें। मिर्चें बहुत थीं, उसने साद को बताया, और खा तो ऐसे रही थी जैसे बहुत मजे का खाना हो। साद को हैरत हुई। वो सूसू करती कागज के गिलास में पानी भर लाई और घूंट घूंट पीने लगी। साथ साथ वो पेंसिल पकड़कर सामने रखे कागज पर कुछ काम कर रही थी। मेंढक तो ऐसा होना चाहे। 15 मिनट के बाद उसने वो काफर साद के सामने रखा। एक बेमिसाल पतली का खाका उसके सामने था। साद हैरत ज़दा रह गया। अम्मा, तुम्हारी सर्कस के लिए निकली है। ये चाबी दे गई है दरवाजे की। घर के सामने पहुंचने पर दरवाजे को ताला लगा देखकर समिया का सर चकराने ही लगा था कि सामने घर की खिड़की खोलकर खाला शमीम ने उसे सिर निकाल कर आसे बताया था। लिकी वालों का है या पता नहीं, काज़किस्तानी वालों का मुझे नहीं मालूम, खाला शमीम ने अपने तंबाकू वाले दांत नकूसते हुए बताया। लिकी हो, ये कहना चाहिए। समैया ने गहरा सांस लिया और ताला खोलते हुए इस इमारत पर नजर डाली और करीब खात्मा थी। इस तंग गली की अक्सर इमारतें ऐसी ही थीं, बुलंद व बालातंग व तारीख, छोटे छोटे कई मकानों और सैकड़ों नफूस को खुद में समाये हुए। ये इलाके, ये गलियां, ये बेशुमार मकान और इनमें बसने वाले हजारों नफूस किया मेंढक दुनिया का हिस्सा कहला सकते हैं, उसने सोचा। एक एक कमरे का मकान और रहने वाले बेस बेस, ओहा खुदा में जहां से यहाँ आती हूँ और यहाँ से जहाँ जाती हूँ, वो तस्वीर के दो रुख क्यों नजर आते हैं, जैसे किसी ने जादू का डंडा घुमाकर मंजर बदल दिया। हवास ने दरवाजा खोला और नियम तारिक कोठरी नमा कमरे में दाखिल हुई। इत्तेफाक से बजली गई हुई नहीं थी। बटन दबाने पर 60 का जर्द बल्ब रोशन हो गया और कमरे का कदीम सा मंजर वाज़ेह हुआ। दोनों चारपाइयों के बिस्तर इसी तरह पर शक्न थे जैसे वो सुबह छोड़ कर गई थी। अंगीठी पर रखी चीजें बेतरतीब थीं। वाहद कुर्सी पर बलीच क्रीम की शीशी खुली पड़ी थी और उसके साथ आने वाली प्लास्टिक की छोटी सी प्लेट नमा शेट पर इध बच्ची तैयार करीम पड़ी सोख रही थी। इसके धब्बे कुर्सी पर जा बजा लगे थे। चौल्हे पर चाय की दीची वैसे ही धरी थी जिसमें पति सोख रही थी। चाय के कप वैसे ही झूठे थे। एक देगची में नेम गरम पानी रखा था। यकीना इस पानी से चेहरे को भाप दी गई होगी, क्योंकि उसके करीब ही छोटा मेला तूलिया रखा था। औहमा समीहा ने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया। तेरे खलीफे ने तुझे सलीका स्वभाव कुछ नहीं सिखाया, मगर वो भी कैसे सिखाता, उसने सोचाया। परफॉर्मिंग आर्ट का हिस्सा नहीं है ना, ये तो पैदाइशी जरसूमे है। जिसमें हूँ वो मुश्किल में, जिसमें ना हूँ वो आसानी में। इसने अकताए हुए अंदाज में बिखरी चीजें समेटना शुरू की। सस्ती और आम सी लप स्टिक्स और मैक अप कट बगैर ढकिन के चारपाई के नीचे लढ़क रही थी। समीहा ने तस्वुर में लाजवंती नौटंकी की शहजादी का चेहरा देखा। लाल नीले सुनहरे रंगों से सजा शोख भड़कीले चस्त लिबास में जकड़ा जिस्म, लाल या सुनहरे बंद जूतों में बंद पैर और बड़ा सा सरख या सुनहरा शोल्डर बैग, पेशानी पर बलीच किए हुए बालों के गुच्छे, कानों और गले में सरख सुनहरे मोतियों से मजीन बंदे और हार। अम्मा से ज्यादा तो वो तारों, डेंडों और हाथों पर थिरकती पुतलियां ही डाइसेंट लगती हैं, उसने जले दिल से सोचा। 1 घंटे की मशक्कत के बाद वो कमरे को किसी निस्बता काबिल कबूल शक्ल देने में कामयाब हुई थी। आटे के टीन से बचा खचा आटा लेकर गौंधने के बाद उसने अपने लिए एक रोटी पकाई और आधे बच्चे मलिक बेग के दूध से एक प्याली चाय बनाई। एक सच्चे आर्टिस्ट का दिख, उसने रोटी चाय में डबोकर खाते हुए सोचा। धुआंज़दा दीवारें, जर्द रोशनी, नाकाफी सामान, सोखी रोटी
और काली चाय कठपुतली गरी की तारीख में जब मेरे रोशन नाम का जिक्र होगा तो मेरे औलिन दिनों की पेशमानदगी का तज़किरा भी ज़रूर किया जाएगा। एक ऐसी कठपुतली गर जिसे कठपुतलियां बनाने के अलावा कहानी लिखने, तर्जुमा करने, हदायत देने, लाइट इफेक्ट्स, स्टेज बैकग्राउंड और डायलॉग डिलीवरी में भी महारत हासिल थी, मगर उसे मुनासिब मौका नहीं मिला। वो पुतलियां बनाए अपनी गर्बत से लड़ते, मशक्कत करते, खून थोकती मर गई। इसकी सूचें कहाँ से कहाँ चली गईं और फिर उसे याद होगा आया, अब तो खून थोकने वाली बीमारी अन नहीं है। आज के ज़माने में आर्टिस्ट गमनामी में कि नामालूम बीमारी से मर गई ही लिखा जाएगा, उसने फैसला किया। और मेरे ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में क्या लिखा जाएगा, उसने खुद से सवाल किया। ख़ानदान है कौन सा सवाए अम्मा के, उसे दिल में छबन सी महसूस हुई। उसे अपने बाप के बारे में सिर्फ इतना पता था कि वो भी खलीफे बशीर के फन कदे में मेक अप आर्टिस्ट था। ज़ात का नाई था, पहले फारूकाबाद के किसी फुटपाथ पर मेज शीशा जोड़े लोगों की हजामतें बनाता था। अम्मा ने उसे कई बार बताया था। फिर लाहौर आ गया तो खलीफे बशीर की खोली में रहने लगा। जब खलीफे को पता चला कि हजामतें बना सकता है तो उसे मेक अप का सामान भी ला दिया और अब तेरा बन गया रहीम मेकअप वाला। अम्मा के लीजे में न जाने क्यों अबा के लिए हकारत ही होती थी। वो तो था नाई और अम्मा तुम क्या थी? समिया का कई मर्तबा दिल चाहता कि अम्मा से पूछे, तुम्हारा खानदान में बाप, बहन, भाई, मगरोआ कभी ना पूछ पाती। उसे यकीन सा था कि अम्मा कभी भी सच नहीं बताएगी भी। उसे वहम गुजरता कि उसके पूछने पर अगर अम्मा ने तरंग में आग और सच बता भी दिया तो इस सच में कुछ ऐसी तलखी होगी जिसको सुनकर इसकी रूह तक कड़वी हो जाएगी। नोट गिन गिन के भजवाता था, तेरा बाप फरूकाबाद। अपने अबे को पर वहां से कभी कोई खबर न आई कि मिल गया है रुपया। फिर एक दिन गया मिलने, अम्मा ज़ेर लब मुस्कुरा कर बताती, वहां जाकर पता चला अबा तो 2 सालों का मर गया हुआ था। नोट सारे डा किया, अपने झूठे दस्तखत डालकर हड़प कर जाता था। बेचारा रोता धोता वापस आ गया। अपने अबे के अलावा इसका कोई था ही नहीं। अम्मा तो उसकी कभी की मर चुकी थी, ना कोई बहन, ना भाई, ना कोई आगा ना पीछा। बस फिर लग के यहाँ करता रहा मेकअप। बड़े सच बनकर निकलते थे खलीफे के थिएटर के फनकार। स्टेज पर बादशाह अकबर बिना था, हाल के एक मारूफ सीनियर आर्टिस्ट का नाम लेकर एक ड्रामे में। वाह वाह क्या पोशाक थी! अतलस कम ख्वाब की जरी का पाजामा, नीचे बाटा के बोट। तेरे अबे ने उसे सच सच का बादशाह बना दिया था। बादशाह अकबर बाटा के बोट पहनता था। समीहा हंसते हंसते बेहाल हो जाती। क्या डायरेक्टर था खलीफा बशीर, क्या बात थी इसकी। बाटे के नहीं तो सरूस के होंगे। अम्मा उसके हंसने की वजह समझे बगैर सफाई देती। खालिस चमड़े के थे बंद बोट, सर पर गत्ते का ताज सनहरी पनी से उसे डेकोरेट किया गया था। सोए बाजार से मोती और नग मंगाए थे खलीफे ने उसे डेकोरेट सजाने करने के लिए। समयाज बादशाह अकबर, जो कोई भी वो था, कबा आसानी तसव्वुर कर सकती थी। तेरे अबे ने शहरी बाल रंगे थे उसके, काली मूंछें, गले में मोतियों के हार, अंगुलियों में नग जड़ी अंगूठियां। जब वह जोर से बोलता शेखो, अमा राबदार आवाज में बोलती तो मजमा लर्ज जाता था, सांस लेना भूल जाता था तो आवाम को तब चलता जब अकबर बादशाह मर के नीचे गिर जाता कि ड्रामा खत्म हो गया। फिर वो तालियां पीटी जाते, वो तालियां, वो सीटियां कि अल्लाह की पनाह। हाउसफुल प्रोग्राम किए खलीफे ने भाटी, लाहौर और मिस्र शाह में। आओ हो। समीहा मुतासर नजर आने की कोशिश करती और उमा खुश हो जाती, गोया उसने आगा हशर के किसी ड्रामे की रोईदाद सुनाई हो। भाटी लोहारी से ही उठे हैं ये सब जने। फिर वह समीहा को खबर देती। मोहम्मद रफ़ा भी अधर का ही रहने वाला था। उसने इंकशाफ किया, उसे कभी खलीफे बशीर ने ही फनकार बनाया होगा। समीहा नाक सकोड़ती, आए हाय, खलीफा तो काका होगा अभी जब मोहम्मद होगा। रफिया गलोकार बनकर यहाँ से अड़ भी गया। खलीफा तो हमें कहानियां सुनाता था, उदय शंकर ग्रुप की, पृथ्वी थिएटर की, इंडियन पेफल थिएटर की।
वाह वाह किया जमाने थे। थिएटर का काम साफ सुथरा था बड़ा। अब जो गडवी वालियां सारी आ गईं थिएटर में काम करने, गंद डाल दिया थिएटर में। अम्मा मौजी से हाल में वापस आकर गुस्से में कहती, और तुम कौन अम्मा? वो एक सवाल ऐसे मौकाओं पर भी समीहा के अंदर सर उठाने लगता। टिपरी वास पक्की वास गदवी वाली नौटंकी की शहजादी लाजोनती इसके गर्द इस सवाल के जवाब की बाज़गशत गर्दिश करने लगती। कुछ भी हुआ माँ फन की तारीख का एक हिस्सा है। वो एक ऐसी फनकारा है जिस पर अगर किसी कहानी के भूखे सहाफ़ी की निगाह पड़ जाए तो इसकी शख्सियत को लीप पोत के आर्ट्स काउंसिल के म्यूजियम की दीवार पर यूं सजा दे जैसे पलाक के म्यूजियम की दीवार पर सजा झंग का पंखा। समिया ने अपनी सोचों की दुनिया से निकलने से पहले आखिरी बात ये सोचती थी। नौशेरवान के साथ शहजादी और मेंढक के लिए तबादला ख्याल करते हुए सब टीम मेंबर्स अपनी अपनी सोच पेश कर रहे थे। ये पतली तमाशा पपट वर्कशॉप के ज़हीन तरीन दिमागों की टीम थी जिसका हर मेंबर दूसरे से अलग तकनीकी महारत का हामिल और अपने काम का आला संत याफ्ता था। मुस्तनद और माहिर अरकान की इस टीम का मेंबर सोसाइटी के जदीद रोशन ख्याल और अमीर तरीन तबके से ताल्लुक़ रखता था। कहानी के बुनियादी ख्याल से लेकर मुकालमा नवेसी, मुकालमा बाजी, हदायत, रोशनियां, सौती तातरात, कठपुतलियों की बनावट, लम्हा लम्हा हरकत व सकनात बारीक तरीन पहलुओं पर तफसील से गुफ्तगू की गई। तमाम निकात लिखे गए, ग्राफ्स तरतीब दिए गए और काम शुरू करने का ऐलान भी कर दिया गया। ये एक तवील मीटिंग थी और अगर ऑरेंज जूस के साथ तुमको कुछ और चाहिए लुत्फ एंडोज होने के लिए तो मैं कुछ पेश करूं। मीटिंग के बाद नौशेरवां के साथ अकेले बैठे हुए साद ने नौशेरवां से सवाल किया। यकीना, नौशेरवां ने अपनी फ्रेंच कट दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। वो इस वक्त मसरूर और शादा नजर आ रहा था। उसकी निगाहें अपने खाते में एक और कामयाब पतली ड्रामा आते देख रही थीं। साद ने समीहा का बनाया मेंढक की पतली का खाका उसके सामने रखा। वंडरफुल जबरदस्त। नौशेरवां का ऑरेंज जूस हलक में अटक गया जिसे बेमुश्किल उसने हलक से नीचे उतारने के बाद कहा, मैं जानता हूँ ये जबरदस्त है। साद ने उसे बताया, मगर क्या ये तुम्हारे मायार पर पूरा उतरता है? किसका आइडिया है तुम्हारा? नौशेरवां ने ऐनक आंखों पर जमा कर गौर से खाके को देखते हुए कहा, अपनी राय दो तफसील से। साद ने उसकी बात नजरानदाज करते हुए कहा, सादा तरीन लफ्जों में उसे शानदार कहा जा सकता है। नौशेरवां ने खाके वाले कागज को दोनों हाथों में थाम कर अपने सामने करते हुए कहा, तुम बस काम शुरू कर दो इस पर, और अगर मैं ऐसा ही शानदार काम बाकी किरदारों पर भी कर दूं तो तुम्हारी करी एटो आर्ट टीम नाराज तो नहीं हो जाएगी? साद ने उसे देखते हुए रक रक कर अपनी बात मुकम्मल की हूँ। नौशेरवां ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए गौर किया, क्या तुम अपने आइडियाज़ को टीम वर्क में तब्दील नहीं कर सकते? मुमकिन है कि इस तरह काम करने से तुम्हें मज़ीद आइडियाज़ मिले। मसला किससे? साद को नौशेरवां के जवाब का इल्म था, मगर फिर भी उसने पूछा, मसला इंजीला से, शहजाद से और फैसल से, शायद तहमीना से भी। नौशेरवां के लिए उसके तख्लीकारों की टीम बहुत अहम थी और वह उन पर नाज भी करता था। क्या तुम्हारे स्पॉन्सर्स इस बात पर एतराज करेंगे कि तुमने किससे क्या काम लिया? साद को अपने सवाल का जवाब भी मालूम था, मगर उसने पूछा, नहीं, ये हमारा अपना मालमा है। फिर अपनी टीम को कोई और काम सौंप दो कुछ अरसा के लिए और मुझे उस कहानी पर काम करने दो। साद ने उसके चेहरे के तासरात जानने की कोशिश करते हुए कहा, जारी है।